नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष आज मिलने जा रहा है। संभावना और पलड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी है, लेकिन दौड़ में शशि थरूर भी बराबर की टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। हालांकि वोटिंग चल रही है और मतगणनाएं चल रही है, उसका गिनतियां चल रही हैं और उसके बाद तय हो जाएगा, खुल जाएंगे पत्ते कि कौन आगे है कौन पीछे है औपचारिक तौर पर। लेकिन कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, पहले उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतगणना लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जीतना लगभग तय ही माना जा रहा है। 60% से ज्यादा वोटों की गिनती अभी तक हो चुकी है। रुझानों में शशि थरूर बहुत पीछे चल रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, और करीब 90% वोट जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में है। और ऐसा दिखाई भी दे रहा था। शशि थरूर का वोटिंग वाले दिन ही ये ट्वीट करना और शशि थरूर का ये भी शिकायत बनना, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि कुछ राज्यों के अंदर तो उन्हें पोलिंग एजेंट्स तक नहीं मिले। बता रहा था कि पार्टी का जो बैकअप है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खड़ा है। शशि थरूर इस लड़ाई में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो G23 के नेता थे वो भी शशि थरूर के साथ खुलकर यहां पर नहीं आ पाए और सभी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ जाना ही ठीक समझा, क्योंकि गांधी परिवार के कैंडिडेट के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उसे कांग्रेस पार्टी देख रही है। बहरहाल कुछ औपचारिकताएं रहती हैं, वोटों की गिनती चल रही है। 60% तक अभी वोट काउंट हो चुके हैं। उसके बाद ये देखना होगा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे का जब नाम फिक्स हो जाता है अध्यक्ष पद के लिए, तो क्या और चुनौतियां सामने आती हैं। क्या पार्टी की एकजुटता को बटोर कर रखना, मेंटेन करके रखना, यह भी एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस हमेशा एक नजर आई, लेकिन किसी एक चेहरे के नाम पर क्या कांग्रेस पार्टी एक नजर आएगी, ये एक बड़ी चुनौती के तौर पर अभी सामने आ सकता है। बहरहाल अभी अब जो काउंटिंग है वो चल रही है और देखना होगा कि किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते किस तरह से चीजें सामने आती हैं। तो बड़ी अपडेट हम दिखा रहे हैं आपको। खड़गे वर्सेस थरूर चल रहा है। आज नया अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगा और तकरीबन 24 सालों के बाद ऐसा होगा जब एक गैर गांधी परिवार का कोई भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर, इन दोनों में मार्जिन कितने का रहता है। 24 सालों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। इससे पहले आपको याद होगा सीताराम केसरी, वो गैर गांधी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए छठी बार ये चुनाव अभी तक किए जा रहे हैं। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना नया अध्यक्ष जो है उसे मिलने जा रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहला कमेंट मैं चौहान साहब आपसे ही चाहूंगा। शिकायत रहती थी परिवार की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, थरूर साहब जीते हैं या खड़गे साहब जीते हैं, खड़गे साहब की संभावना ज्यादा है। इतना तो तय हो जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार गांधी परिवार से बाहर होगा। देखिए, बरसों बाद ये चुनाव कांग्रेस पार्टी में हो रहा है और यूं कहिए कि आपने खुद बताया कि 24 साल बाद कोई गैर गांधी जो है वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने जा रहा है। लेकिन परिवार से या 10 जनपद से बाहर जरूर कांग्रेस की चौधर जा रही है, लेकिन वो मैं मानता हूं कि खड़गे बनते हैं तो भी वो सांकेतिक रूप से ही इस परिवार के से बाहर गई है। इस परिवार की छाया 10 की 10 वो कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर, कांग्रेस के मुखिया के ऊपर बनी रहेगी और वो जैसी छाया है, मैं उसको राजनीतिक रूप से विषैली छाया कहूंगा भारतवर्ष के लिए, उस छाया में कुछ अच्छा होने की गुंजाइश हमको तो लगती नहीं, देश के लिए भी और इनकी पार्टी के लिए भी। जहां तक कांग्रेस की परंपराओं का सवाल है, आपने स्वयं ये कह दिया कि कुल 6वीं बार ये अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाई थी,
उसके बाद एक कई अंग्रेज अफसरशाह, नौकरशाह और दूसरे लोग वो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे आजादी से पहले के दौर में। और ये वो पार्टी है जिसको देश की आजादी की यानी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने में भी चौहान साहब, आप कहते थे कि हम चाहते हैं राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष रहें। मैं तो कहता था, अब भी कहता हूँ। हाँ। और मैं वो इसलिए कहता था ना केशव भाई कि कांग्रेस पार्टी को महात्मा गांधी के सपने के अनुसार उसका बोरिया बिस्तर गोल करने का काम राहुल गांधी बखूबी कर सकते थे। तो मतलब एक मजबूत अध्यक्ष अगर कांग्रेस पार्टी को मिलता है तो ये आपके लिए यानी कि भाजपा के लिए भी चुनौती होगी, खड़गे साहब खास तौर पर। हम तो देखिए, मैं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात करता था तो उसका कारण बताया, लेकिन खड़गे कहां से, कौन से दृष्टिकोण से और कौन से कोण पे मजबूत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां चाहे अध्यक्ष खड़गे बने या कोई और बने, खड़गे की तो गांधी परिवार की ही। और गांधी परिवार का विजन, दृष्टिकोण वो भारत के लिए घातक है। ये जो नकली गांधी है, मैं विद्रोही जी का गांधी ये देश के हित में न थे न हो। मैं विद्रोही जी का रिएक्शन लेता हूं इस बात के ऊपर। विद्रोही जी, सबसे पहले तो एक तरकश का तीर तो आपने भाजपा का खाली कर दिया जो परिवारवाद का मारते थे आपके ऊपर, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या गांधी परिवार से इतर कोई धागा ऐसा है जो कांग्रेस के नेताओं की मोतियों रूपी माला को एक साथ रख पाएगा? गांधी परिवार के नाम पे तो कांग्रेस एकजुट हुई है, लेकिन नेता के नाम पर आज की राजनीति के हिसाब से 24 सालों के बाद ऐसा अनुभव एक चुनौती भी हो सकता है क्या? केशव जी, सबसे पहले तो मैं भाजपा के साथी को ये कहूंगा, छाछ तो बोले बोले छालनी भी बोल रही है। जिसकी पार्टी में जो लोग सदस्य ही नहीं है, नागपुर में बैठते हैं, वो तय करते हैं कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, स्टेट का अध्यक्ष कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो, और वो हमें उपदेश दें तो कम से कम ऐसी तो अनैतिकता ना करें। दूसरी बार ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में चुनाव नहीं होता। अरे हर बार चुनाव होता है, वो दूसरी बात है कि हम सर्वसम्मति से चुन लेते हैं, पर चुनाव प्रक्रिया कांग्रेस में लगातार होती है। 24 साल बाद चुनाव नहीं हो रहा, 98 में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर 6 में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर 10 में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद 17 में चुनाव हुआ, अब फिर 22 में चुनाव हो रहा है। चुनाव हर बार होता है। अब ये हमारी पार्टी की अपनी आंतरिक मामला है कि हम सर्वसम्मति से चुने या हम चुनाव से चुने। हर बार वोटर लिस्ट बढ़ती है, चुनाव प्राधिकरण होता है। कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जिसका चुनाव प्राधिकरण है बाकायदा, और किसी दल का चुनाव प्राधिकरण हो तो बताते, और किसी भी भारत के किसी राजनीतिक दल में चुनाव होता हो तो बता दें कब उनका चुनाव हुआ, कब अध्यक्ष बना, किसने चुना, कोई साथी बता सकता है। रही बात 10 जनपद के साए में निकलने की या ना निकलने, देखिए हर दल को अपना ये लोकतांत्रिक अधिकार होता है कि वो अपने दल में किसको नेता माने, किसको ना माने। हमारे दल में कौन नेता होगा, हम किसकी मानेंगे, किसकी नहीं मानेंगे, इस पर ना तो हमें भाजपा को उपदेश दे सकती और न कोई कांग्रेस से बाहर का व्यक्ति उपदेश दे सकता। ये हमारा आंतरिक मामला है, और कांग्रेस किसको नेता माने ये विशुद्ध कांग्रेसियों पर निर्भर है। अब खड़गे साहब अध्यक्ष बनेंगे, इन्होंने तो चुनाव नहीं करवा रहे थे, तब ये कहते थे चुनाव नहीं हुआ। नेहरू परिवार खड़ा था तो कह रहे भाई नेहरू परिवार से बाहर नहीं जा रहे, और जब नेहरू परिवार से बाहर आ गए तो कह रहे उनकी छाया से नहीं निकल सकता। ये खड़गे जी पर तो सवाल उठा रहे हैं जिनका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है, जिसने 9 चुनाव लड़े हैं, जो 3 बार से एमपी है, जो विपक्ष के नेता रहे हैं, 50 साल से कभी हारे नहीं है। और ये इनका अध्यक्ष कौन है? श्री जेपी नड्डा जी। उनका कितना अनुभव है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितने चुनाव लड़े हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और उनका पार्टी में कैसा वर्चस्व है, कितनी स्वतंत्रता है। विद्रोही जी मैं पूछ रहा था, क्या इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जब खड़गे साहब का फाइनल हो जाएगा, जो कि तकरीबन तय भी है, कुछ मनमुटाव वाली सिचुएशन भी आ सकती है क्या? क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी शशि थरूर के जो पोलिंग एजेंट थे सलमान सोद साहब, उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मधुसूदन मिस्त्री जी को लिखित शिकायत की है कि पंजाब, यूपी और तेलंगाना में चुनाव में धांधली की गई है। तो ये चीजें मनमुटाव तो पैदा करती हैं। एक मिनट केशव जी, क्या तो आप बायस्ड हैं?
या आपने उस चिट्ठी को पढ़ा नहीं है। आप उस चिट्ठी को पढ़िए, धांधली का आरोप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कुछ प्रक्रिया संबंधी, केवल एक राज्य का बताया, पंजाब को और तेलंगाना को आप जबरदस्ती जोड़ रहे हैं। मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ, मैं आपको वेरीफाई कराता हूँ। हाँ, वेरीफाई करा ली, मैं चिट्ठी भेज दूं आपके पास। उन्होंने कहा यूपी के अंदर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ हुई, चुनाव प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, तो उनकी शिकायत का संज्ञान लेकर जो यूपी का बैलेट बॉक्स है वो अलग कर दिया गया और उसकी अभी गिनती से वो अलग है और उनसे बात कर क्या आपके आरोप है सुने जा रहे हैं। ये तो जब आप जनरल चुनाव होते हैं जिसमें चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था चुनाव करवाती है, उसमें भी लोग शिकायत करते हैं और उसका निवारण होता है। तो ये अपने आप में बताता है कि कांग्रेस में कितना लोकतंत्र है कि खुलेआम शिकायत भी कर रहे हैं और मीडिया को भी अपनी चिट्ठी जारी कर रहे हैं और उस शिकायत का निवारण भी हो रहा है। तो ये तो कोई बात नहीं है, इससे कोई झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया संबंधी पहले भी जो प्रक्रिया संबंधी थरूर जी ने पहले भी जितनी बातें उठाई थी, हर एक का उनका निवारण हुआ। और थोड़ी देर पहले ही मैंने सलमान सोज का खुद ही मैंने इंटरव्यू सुना था, जहां मतगणना हो रही वहां से उसने खुद कहा है कि मैंने कोई धांधली का आरोप लगाया, मैंने केवल प्रक्रिया संबंधी आरोप लगाया है और मेरी बात सुनी जा रही है और चुनाव हुआ, इससे हम खुश हैं और चुनाव ठीक है। मैं हुआ है, सब जगह प्रक्रिया मैं चौहान जी की बात लेता हूं। जो हमने आपत्ति उठाई है, ठीक है सर, हमारा निवारण भी हुआ है। मैं चौहान जी की बात लेता हूं। चौहान जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में चुनाव, कांग्रेस में प्रजातंत्र की जिस तरह की डींग हमारे विद्रोही जी हाँक रहे हैं, वो कितनी थोथी खोखली है ये इतिहास बताता है। कांग्रेस में प्रजातांत्रिक ढंग से एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस चुन लिए गए थे अध्यक्ष। इनके बड़े नेता और देश के बड़े दिग्गज महात्मा गांधी ने पंडित नेहरू, इसी खानदान के दबाव में पंडित नेहरू को आगे लाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, चुने हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देने के लिए विवश किया था। सरदार पटेल को इन्हीं के नेताओं ने, प्रदेशों की कांग्रेस कमेटियों के प्रतिनिधियों ने देश का, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री होने के लिए चुना था। लेकिन गांधी परिवार, माने अब उसको कौन सा परिवार कहूं, नेहरू परिवार या नेहरू साहब का रास्ता साफ करने के लिए सरदार पटेल, जिनको सारी वोट मिली थी खुद पंडित नेहरू की वोट को छोड़ के, गांधी जी ने उनको साइडलाइन कर दिया था। फिर एक जो इनके यहाँ अध्यक्ष बने, अब आप ये कह देंगे कि बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में और गांधी परिवार से बाहर, वो थे चचा केसरी। तो चचा केसरी जब, सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तो गांधी परिवार को हजम नहीं हुआ, नकली गांधी नेहरू खानदान को हजम नहीं होता बाहर का व्यक्ति। तो आपको ध्यान होगा केशव कि उनकी सरेआम मंच पर धोती खींच दी गई थी, तो बहुत दुर्गति करके उनको निकाला गया था। गांधी परिवार से बाहर नरसिम्हा राव भी गए थोड़ा सा, वो अध्यक्ष तो नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री बने परिस्थिति वश। नरसिम्हा राव के साथ इस अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष वंशज नेहरू गांधी खानदान ने क्या किया कि उनकी अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए जगह कौन सी हो, उसको लेकर के भी उन्होंने उनका निरादर किया। कितना दुर्व्यवहार देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के साथ किया था इस खानदान ने, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि खड़गे साहब हो सकता है इनकी चॉइस से बने हों मजबूरी में, क्योंकि 2024 की होने वाली हार का ठीकरा राहुल गांधी के सिर पर नहीं फोड़वाना चाहते। सोनिया जी अध्यक्षता करने की स्थिति में नहीं है स्वास्थ्य के कारणों से, तो इन्होंने अब एक स्केप गोट, एक बली का बकरा तो ढूंढ लिया खड़गे साहब के रूप में। लेकिन देखते जाओ केशव, ये बली का बकरा वाली कैसी बात है? अब इसमें उनकी चुनावों की प्रक्रिया हो रही है, बाकायदा सबने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया है और एक फेस चुनकर आया है, तो उसमें बली का बकरा वाली बात कहां से आती है? सुनकर है मैंने, बली का बकरा, मैं जरा समझिए तो सही, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया नहीं की, बिल्कुल की साहब, थोड़ी बहुत शिकायतें भी तरूर साहब कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चुना किसको जा रहा है, जिसकी तरफ 10 जनपद का इशारा है। तो अब चौहान साहब, ये तो हर पार्टी का वो है ना। अब आप कोई ऐसा, अब सुब्रमण्यम स्वामी को आप अपना अध्यक्ष बना सकते हैं क्या?
नहीं, आप सुब्रमण्यम स्वामी को तय कर सकते हैं कि वो भाजपा के अध्यक्ष बने, वो थोड़े से पार्टी लाइन से अलग चले जाते हैं, कभी कभी आप नहीं कर सकते। तो ये तो सीधी सी बात है ना कि जो बड़ी लीडरशिप है वो उसी को बैठाएगी नीचे। मैं नहीं कह रहा हूँ केशव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केशव इनके राइट पर अधिकार नहीं। रणवीर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, नहीं उठा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनका राइट है। मैं एक बात केवल कहने दीजिए, मैंने बली का बकरा जो कहा वो केवल इसलिए कहा कि 2024 में आसन्न पराजय का ठीकरा राहुल गांधी और गांधी खानदान के सिर पर न फूटे, इसलिए खड़गे साहब की खड़ग खूंडे वाली खड़ग निकलवाई गई है और अंततोगत्वा उनको उनका बलिदान हो जाएगा 24 में। ठीक है, मैं रणवीर सिंह जी के साथ आ रहा हूं, एक बार राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका एक कमेंट ले लूं विद्रोही जी, फिर तुरंत आपके पास आऊंगा। रणवीर जी रखिए अपनी बात। नहीं, आप सवाल बोलिए, मुझे क्या बोलना है। सवाल तो सर मैं आपका विश्लेषण ही पूछ रहा हूं मैं आपसे, जो चल रहा है अभी इलेक्शन के रिजल्ट जब आएंगे तो किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखो, रिजल्ट तो बड़े क्लियर है कि भी खड़गे साहब जीत रहे हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। अब खड़गे साहब की भूमिका किस तरीके से रहेगी ये आगे आने वाले दिनों में बनेंगे। क्या उनको कितनी छूट दी जाएगी निर्णय लेने की, ये भी भविष्य बताएगा। क्या वो CWC के मेंबर बना सकेंगे, क्या वो पार्लियामेंट अफेयर कमेटी के मेंबर बना सकेंगे, क्या वो निर्णय लेने की भूमिका में आ सकेंगे, क्या वो सभी मुख्यमंत्रियों को जो इनके हैं उनको अपने साथ जोड़ने में कामयाब होंगे। लेकिन फाइनली जो कमांड है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगी, वो हाई कमांड रहेगी। खड़गे साहब ये पहले भी कह चुके हैं कि बगैर गांधी परिवार के हम कांग्रेस को एकजुट या इकट्ठा नहीं रख सकते। और थरूर साहब भी इस बात के लिए कह गए कि भाई खड़गे साहब को ज्यादा इज्जत दे रही है क्योंकि वो गांधी परिवार की तरफ से आए हैं, और थरूर साहब इंडिपेंडेंट आए हैं तो वो उनको उतनी मान सम्मान उस वक्त नहीं मिली जब वो डेलीगेट्स के पास वोट मांगने के लिए जाते थे। ये बात तो क्लियर है। अब सवाल है कि आगे की प्रक्रिया इलेक्शन के बाद कैसी रहेगी, ये देखने वाली बात है। तीसरी बात जो जरूरी है कि उन्होंने कम से कम कांग्रेस ने एक प्रजातंत्र का कुछ रूप तो समाज के सामने रखा कि हम वोटिंग करा रहे हैं और हर एक को इलेक्शन लड़ने का हक है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, ये एक बड़ी बात है जो कांग्रेस ने करी, वो अच्छी करी है। और बीजेपी भी शायद इस कदमों पर चले कि अगला जो कोई प्रधान बनेगा उसका भी अपनी डेलीगेट से चुनाव कराए। ठीक है, विद्रोही जी रखिए अपनी बात। देखिए, अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी ज्ञान बांट रहे थे। इनको ये तक नहीं मालूम कि जवाहरलाल नेहरू तो सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब सुभाष चंद्र बोस को हटाया, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के बाड़े में खड़े थे। कभी सुभाष चंद्र बोस की किताब लिखे हुए पत्र पढ़ लें। इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को यह नहीं मालूम कि नेहरू जी को जब प्रधानमंत्री बनाया था तब सरदार पटेल ने सबसे आगे बढ़कर नेहरू का नाम लिया था। कभी नेहरू जी के सरदार पटेल जी के पत्र जो नेहरू के नाम हैं उनको पढ़ लें, सरदार पटेल जी के लिखे हुई पत्र किताबें पढ़ लें, इनको पता चल जाएगा। इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ये बताना भूल गए कि जेपी नड्डा जब इनके अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जब मोदी जी गए थे भाजपा मुख्यालय में, आपके पास भी केशव जी होगा वीडियो, ना हो तो मैं भेज दूंगा, वो फ्रेम में साथ आ गए थे मोदी जी के। अमित शाह जी ने हाथ पकड़कर फेंक दिया था। पूरे देश और दुनिया की प्रेस ने देखा था कि ये कितना बड़ा सम्मान करते हैं। अडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, वो जिन्ना की मजार में चले गए थे। इनके आका नागपुर ने किस तरह बेइज्जत होकर उनके अध्यक्ष को हटाकर उनको हटाया था, राजनाथ को बनाया, और राजनाथ को किस तरह बाहर फेंककर गडकरी को बनाया, ये भी इतिहास है। तो ये लंबी चौड़ी आंकने से पहले अपना देख लें। और अगर मैं पिछले इनके इतिहास में चला जाऊं तो इनका एक जनसंघ का नेता होता था 1966 में, उनका नाम भूल गया, उनको किस तरह बेइज्जत करके जनसंघ के अध्यक्ष पद से हटाया था। तो दूसरों के घरों के अंदर झांकने से पहले अपने घरों के अंदर देख ले। और आपके यहां तो नागपुर से चिट्ठी आती है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसे निर्वाचित हुआ सारा देश जानता है। पर्ची आई थी, विधायक 4 विधायक खड़े हुए थे इंद्रजीत के पक्ष में, डांट मार कर बैठा दिया गया था, बोले बैठ जाओ, कोई बहस नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, और 5 मिनट के अंदर बैठक खत्म हो गई थी।
और सीएमओ के अंदर किस तरह आ रहे हैं बाहर के लोग, कहीं दफ्तरी आ जाता है, कोई कफ्तरी आ सर, मैं आपसे जवाब लूंगा, आपसे काउंटर लूंगा, आ जाता है आरएसएस के लोग जो हरियाणा के भी नहीं है, ठीक है, जो हरियाणा से बाहर के लोग हैं वो आरएसएस के लोग दफ्तर चला रहे हैं, सीएमओ का सरकार चला रहे हैं। तो दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर भी झांक लें। कांग्रेस कम से कम चुनाव करवा तो रही है, आपके यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब चुनाव हो गया, मैं जवाब लेता हूं, कौन बना गया। अब और रूपाणी जी का कभी पत्र पढ़ लें, उन्होंने पूछा था कि मेरे को तो ये रात को कहा कि अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद से हट जाओ, मुझे तो आज तक नहीं पता चला मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाया क्यों है। ये आपका लोकतंत्र है। ठीक है। और मोदी जी, शाह जी, माफ करना चौहान साहब, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपकी मोदी जी के कैबिनेट के मंत्रियों ने मुझे बताया कि वो लोग बगैर मोदी जी की अनुमति के कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते जब उनसे मिलने जाते हैं। तो आप ठीक है, दूसरों मैं पर जवाब आरोप लेता हूं, लगाकर सिद्धांत और नीति मैं की जवाब बात लेता कीजिए। हूं, मैं जवाब लेता हूं, चौहान साहब क्या है, हमारी क्या है, और मैं तो आपको चुनौती देता हूं कि आप आरएसएस से ठीक है, निकल कर कभी अपना अध्यक्ष पद का चुनाव करके दिखा दें। ठीक है विद्रोही जी, मैं जवाब लेता हूं, चौहान साहब बोलिए। रुक जाओ। एक तो वेद प्रकाश विद्रोही जी मुझे तो कह रहे हैं बार बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता या न जाने क्या क्या, इनका अपना ज्ञान कितना सीमित है भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैंने तो कांग्रेस के बारे में जितना कहा वो रिकॉर्ड पर जो चीजें हैं वो रखी हैं, जिनको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन इनको क ख ग भारतीय जनता पार्टी की फंक्शनिंग की मालूम नहीं है और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के संविधान में चुनाव की जो प्रक्रिया निर्धारित है, हमारे जिले से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के चुनाव उस प्रक्रिया को फॉलो करके निर्धारित समय में हर 3 साल बाद होते हैं। लेकिन इनको न समझ में आएगा क्योंकि इनके यहाँ प्रजातंत्र का प भी नहीं होता। ये केवल और केवल हम पर आरोप लगाकर अपने पापों को ढकना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको आपका प्रजातंत्र मुबारक। हमें गर्व है कि हम संसार की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, जिसके विधायकों की संख्या भारत की जनता ने प्रजातांत्रिक ढंग से चुनकर सर्वाधिक की है। हमारे सांसद भी सर्वाधिक हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अगर आप इतने प्रजातांत्रिक होते तो भारत की जनता ने हमारी जगह आपको ही जारी रखा होता, आप ही कंटिन्यू करते। कांग्रेस में प्रजातंत्र नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन अब की बार जो इन्होंने किया है नाटक में, उसको भी प्रजातंत्र मानने के लिए तैयार हूं। सांकेतिक रूप से ही सही, कुछ तो आपने किया। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं केशव भाई कि खड़गे साहब की खूंडी खड़क का हाल क्या होने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। उन्हें बनाया इसलिए गया है ताकि 2024 का ठीकरा फोड़ने के लिए एक स्केपगॉट, एक बलि का बकरा मिल जाए। और खड़गे साहब कांग्रेस की उस मानसिकता के भी एक प्रतिनिधि हैं केशव भाई, जो भारतीयता और हिंदुत्व की विरोधी है। खड़गे साहब के बयान सारा हिंदुस्तान जानता है। जिस तरह से उनके मन में हिंदुत्व को लेकर और भारतीयता को लेकर के जहर भरा हुआ है, वो उस कांग्रेस की उसी विचारधारा के प्रतिनिधि हैं और प्रतीक हैं जो हिंदू टेरर की बात करती थी, जो हिंदू टेरर का कपोल, काल्पनिक, भारत विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी नैरेटिव गढ़ती थी। ऐसा व्यक्ति अगर पोप की शिष्या सोनिया जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, ठीक है सर, तो इससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस कांग्रेस जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है। इन्हें धरातल पर ध्वस्त करने वाले हैं। रणवीर जी, दक्षिण का नेता उत्तर भारत की कांग्रेस में अपना कितना प्रभाव दिखा पाता है, क्या ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा खड़गे साहब के लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनका जितना भी, वैसे तो चलो वो अब दिल्ली के अंदर है पिछले कई सालों से, लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में उत्तर भारत की राजनीति में दिन रात का फर्क है। और उस फर्क को खड़गे साहब को जरूर समझना पड़ेगा और समझने के साथ साथ अपने डेलीगेटों का जो चुनाव है सीडब्ल्यूसी का, वो एक बहुत बड़ी अहम जिम्मेवारी खड़गे साहब पे होगी कि वो किस तरीके से सभी स्टेटों के डेलीगेट्स में से अपने उन प्रतिनिधियों को चुनाव करेंगे कि भी जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर बन सकें या पार्लियामेंट अफेयर कमेटी के मेंबर बन सकें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दोनों मेरे बहुत ही काबिल दोस्त हैं, मेरे अच्छे मिलनसार हैं,
लेकिन इन दोनों को ये बात माननी पड़ेगी कि इन दोनों पार्टियों के पास अनुशासन का बहाना होता है कि अनुशासन को मेंटेन रखने के लिए हमें एक हाई कमांड बनाना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हाई कमांड दोनों में निश्चित रूप से है नंबर 1, जिसे हम दूसरी भाषा में तानाशाही कह सकते हैं। तानाशाही, ऑटोक्रेसी, ये निश्चित रूप से है। भाजपा में तानाशाही बिल्कुल भी नहीं है। नो प्लीज चौहान साहब नॉट अलाउड, चौहान साहब नॉट अलाउड, चौहान साहब नॉट अलाउड। आप कैसे भाजपा में तानाशाही की बात कर सकते हैं और फिर बीच में यूं कहेंगे कि नॉट अलाउड? आप कैसे कह सकते हैं? ठीक है सर, मुझे माफी के साथ यहीं पर रोकना पड़ रहा है इस डिबेट को। घड़ी की सुई लगातार इशारा कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब, रणवीर जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते